सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी पाचक के बारे में। तो अब तक हमने सभी धातुओं के बारे में पढ़ा है, एक शुक्र धातु को छोड़कर। लेकिन इससे पहले ही हम सभी पाचक के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को हमने रस धातु पढ़ाया तो रस पाचक पढ़ाया, रक्त धातु पढ़ा करके रक्त पाचक पढ़ाया, मांस धातु पढ़ाकर आपको मांस पाचक बताया, मेद धातु पढ़ाकर आपको मेद पाचक पढ़ाया, और अस्थि धातु पढ़ाकर मैंने आपको अस्थि पाचक पढ़ाया। और अभी जो है मज्जा धातु आप सभी को बता रहे हैं तो मज्जा पाचक पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने जैसे कि बताया था कि जो अस्थि मज्जा पाचक है, दोनों का जो घटक द्रव्य है, इंग्रेडिएंट्स हैं, सेम है, आंवला मुश्ता गिलोय, जिसका हमने गुणधर्म बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है। हमें मालूम है आंवले के बारे में, मुश्ता के बारे में, गिलोय के बारे में। आंवला भी रसायन है, गिलोय भी रसायन है, गुग्गुल भी रसायन है, मुश्ता क्या है, ज्वरघन है। तो हमें क्या है, इस विशेष रूप से हम अस्थि मज्जा पाचक की बात करेंगे आज। और एक और है सर्वपाचक। हालांकि ये क्लासिकल मेडिसिन नहीं है, यह कहीं क्लासिकल ही है, लेकिन कोई नाम इस प्रकार का नहीं है वर्णन कि इसको क्या किया गया, मिला दिया गया है जी, है ना। इसको जो है सभी पाचक को मिला दिया गया है तो सर्वपाचक कहने लगे कि इसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा पाचक सब है इसमें, है ना। जैसे अगर बनाना हो तो सभी जो है 50-50 ग्राम ले लीजिए, या सभी 100-100 ग्राम ले लीजिए। रस पाचक 100 ग्राम, रक्त पाचक सभी को बना लीजिए, पहले बना लीजिए। इससे पहले तो अलग अलग बनाइए, बनाना है अलग अलग है। रस पाचक अलग बनाना है, रक्त पाचक अलग बनाना है, मांस पाचक अलग बनाना है ना। और सभी को बना करके लास्ट में बस मिलाना है और खरल करना है, तो बन जाता है सब सर्वपाचक। नाम से ही लगता है कि सभी धातुओं के लिए है ये। तो सप्त धातु, उपधातु एवं इसके मलों की सर्वश्रेष्ठ औषधि बन जाएगी सर्वपाचक। लेकिन शुरू में नहीं देना है, पहले तो कुछ दिन जैसे बताया गया कि पहले रसपाचक दे करके 5 दिन चलाया, 10 दिन चलाया, फिर रक्तपाचक देना है, क्योंकि और लास्ट में जो है सर्वपाचक चला सकते हैं, है ना। ताकि जो है क्रम से जो है पहले तो क्रम से काम करना है, फिर सभी के ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि पहले जो है या फिर सभी को एक साथ कर सकते हैं शुरू में। लेकिन हाँ, एक बार जब हो गया, हमने पहले जो है पाँच दिन सभी पाचक चलाया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा पाचक, तो हम अंत में जो है सर्व पाचक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि काम हो चुका है इसलिए। तो सर्वपाचक एक क्या है, तो सर्वपाचक जो है इसमें सभी है जी। पटोल, सरीबा, मुश्ता, पाठा, कुटकी, चंदन, सौठ, इंद्रजौ, त्रिफला, मुनक्का, चिरायता, मुश्ता सब माने कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा पाचक है इसमें। तो इस प्रकार से सभी है इसमें, तो इस प्रकार से। लेकिन बनाना है अलग अलग। तो सर्वपाचक शुरू में नहीं देना है, सबसे पहले जठर अग्नि को, है ना, तेज करना है, फिर रस अग्नि को, फिर रक्त अग्नि को, फिर मांस अग्नि को, फिर मेद अग्नि को, फिर अस्थि मज्जा अग्नि को तेज करना है। और इसके बाद जो सभी अग्नियों को तेज करने के लिए सर्वपाचक ही देना है। तो इस प्रकार से है। तो आज के जो है क्लास में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे सभी पाचक के बारे में, सभी पाचक के बारे में। और आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे पाचक से रिलेटेड, क्योंकि आज जो है अंतिम टॉपिक है जी पाचक से रिलेटेड। आगे हम कोई पाचक नहीं पढ़ाएंगे, शुक्र पाचक नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कोई है नहीं। इसलिए क्योंकि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा अच्छे रहेंगे तो शुक्र अपने आप अच्छा होगा। शुक्र धातु, ये 7वां धातु, तो ये अपने आप अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे, जैसे होने चाहिए वैसे होंगे। तो इसके लिए शास्त्रों में कोई विधान नहीं है, शुक्र पाचक करके कोई नहीं है, शुक्र पाचक के लिए स्पेशल कोई नहीं है। लेकिन सर्वपाचक ले सकते हैं बाद में। सर्वप्रथम रस से लेकर के मज्जा धातु पर्यंत सभी धातु की अग्नि तेज करने के लिए सभी पाचक का प्रयोग करें। तो आज का टॉपिक में हम पढ़ेंगे सभी धातु पाचक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो टॉपिक भेजा है वो हमने इसमें यही लिखा है, धातु पाचक सिद्धांत लिख के आया होगा, है ना। यहाँ पे कोई भी पाचक का नाम नहीं है कि रस, रक्त, मांस में। धातु पाचक सिद्धांत क्या है, सीधी बात, धातु पाचक सिद्धांत क्या है और इसका जो है
एक इसमें और टॉपिक हम जोड़ेंगे, है ना, जोड़ देनी चाहिए, लेकिन आज समय पूरा नहीं मिल पाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में यह कभी पढ़ेंगे। धातु पाचक सिद्धांत से ही रिलेटेड था चूँकि टॉपिक, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसलिए क्या है कि जब हम सर्वपाचक देखते हैं तो इसमें सभी औषधियों सभी पाचक का आता है, तो हमें लगता है कि इसे हमें प्रयोग कर लेनी चाहिए, है ना, ताकि जो है हमारा सभी रोग मिट जाए, सभी धातुओं के रोग मिट जाए, सभी उपधातुओं के मलों के रोग मिट जाए, मिट जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्रम से ही चलना होगा शुरू में, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि सबसे पहले हमें रस पाचक के बारे में मैंने आपको बताया है, शुरू से ही बताना शुरू करते हैं। इससे पहले जो है मेद पाचक और मज्जा अस्थि मज्जा पाचक, तो अस्थि मज्जा पाचक का कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि अस्थि मज्जा पाचक, है ना, ये मतलब क्या है कि अस्थि मज्जा पाचक ही मज्जा पाचक है ना, ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो अस्थि मज्जा पाचक यानी कि आंवला मुश्ता गिलोय और गुग्गुल जो हम डालते हैं ये है। तो अस्थि मज्जा पाचक, ये मज्जा पाचक के बारे में यदि देखें तो ये जो है अस्थि मज्जा पाचक ही मज्जा धातु के विशेष रूप से काम करेगा। तो जिस प्रकार से जहाँ जहाँ अभी अस्थि है वहाँ वहाँ मज्जा भी आप देख सकते हैं, है ना, कि ये मज्जा धातुगत विषम ज्वर को ठीक करेगा, यही अस्थि मज्जा पाचक ही। जब क्या है कि क्योंकि अस्थि मज्जा बोन और बोन मैरो इसको हम कहते हैं, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। अस्थि का शुद्ध शनि ही मज्जा कहलाता है। तो इस प्रकार से अस्थि धातुगत विषम ज्वर में उपयोगी है। तो जब क्या है अस्थि ठीक रहेगा तो मज्जा भी ठीक रहेगा, क्योंकि अस्थि का ही शुद्ध शनि मज्जा है। तो मज्जागत ज्वर है, इसका मतलब क्या है कि अस्थिगत ज्वर भी है, या फिर अस्थिगत ज्वर ठीक होता है तो मज्जागत ज्वर ठीक होगा। तो ज्वर के बारे में भी बताएंगे, है ना, विषम ज्वर के बारे में। तो अस्थि धातु जिस प्रकार से ठीक हो जाता है तो उपधातु ठीक होता है, और इसी प्रकार से मज्जा धातु ठीक होकर के इसके मज्जा धातु के उपधातु केस और आँखों के बारे में भी बताया था मैंने कि मज्जा धातु से विशेष संबंध है। तो मज्जा धातु की अग्नि को तेज करता है, यही अस्थि मज्जा। और ये सभी जानते हैं कि क्षार धार्मिक कल्प की औषधि है, इसमें तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान है, और ये जो है मज्जा को ठीक करता है, मज्जा को शुद्ध भी करता है। और मज्जा धातु के जो उपधातु है केस, इस प्रकार से इसे ठीक करता है ना। केस नाखून को भी अच्छा करता है। तो दोनों एक ही है, अस्थि का ही अस्थि पाचक मज्जा पाचक, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। तो अब जो है हम देखते हैं कि जैसे रस पाचक है, तो रस पाचक की जो है ये रस धातु की और उपधातु की सर्वश्रेष्ठ लिखने का क्या मतलब है जी, कि और क्या दूसरी चीज़ नहीं है। तो देखिए अग्नि मंद के स्थिति में ये ही सर्वश्रेष्ठ है जी, इसलिए तो आज मैं आपको अग्नि मंद जब हो जाता है तो इसे तेज करने के लिए मैं बता रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताऊंगा सप्त धातु वृद्धि कैसे करना है। तो कल अपना टॉपिक यही रहेगा, या फिर हम पहले शुक्र धातु भी पढ़ेंगे, है ना। शुक्र धातु अभी एक टॉपिक छूट रहा है, शुक्र धातु और ओज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम क्षय की भी चिकित्सा बता देंगे बहुत जल्द ही, या फिर हम पहले क्षय की ही चिकित्सा कहेंगे। तो रस पाचक, ये जितने भी पाचक हैं सभी तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान होने से ये जो है क्या है कि ऐसी औषधि बन जाती है जो सभी धातु की अग्नि तेज करता है। सप्त धातु अग्नि वर्धक है, अग्नि मंद को ठीक करता है। तो जैसे ही अग्नि तेज होता है तो सभी धातुओं की जो है पाचन होने लग जाता है, अग्नि तेज हो जाता है तब सभी धातुओं की पाचन होने लग जाता है। जैसे रस रक्त मांस में जो अग्नि मंद पड़ी हुई है तो पाचन होने, जिसे हम अपने रसोई में अग्नि जैसे ही शुरू होती है तो क्या है कि भोजन का पाचन, है ना, पकना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से अपने शरीर में समझिए कि अपने शरीर में जैसे ही अग्नि तेज होता है तो सभी धातुओं का पाचन शुरू हो जाता है, इसलिए इसे पाचक कहा गया है, इसे पाचक कहा गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो है अग्नि तेज करता है तो पाचन का ही काम करेगा, ठीक है। तो रस पाचक हमने आपको बताया, रस पाचक में आपको रस धातु, इनके उपधातु, इनके मलों को ठीक करने की अच्छी औषधि है। तो ये सभी का गुणधर्म कहा हुआ है,
विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आज इसलिए हमने ये टॉपिक बना के भेज दिया ताकि इकट्ठी चर्चा हो जाए सभी पाचक के बारे में। और जो कोई संशय है, संदेह है पाचक, क्योंकि ये अंतिम टॉपिक आज हमने रखा है पाचक के बारे में, ठीक है जी। तो रस पाचक से रिलेटेड या रक्त पाचक से रिलेटेड आज ज़्यादा विशेष रूप से प्रश्न उत्तर ही रहेंगे, है ना, ताकि जो है समझ में आए, ठीक है। रक्त पाचक, मांस पाचक, मेद पाचक, कोई भी प्रश्न है जी यहाँ से रिलेटेड, क्योंकि किसी ने अगर प्रयोग किया है अब तक, है ना, प्रयोग तो कर रहे हैं, हमें जिनके जिनके जानकारी जो जो बनाए हमें बताए हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं, दे रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहा है। तो आज का टॉपिक जो है प्रश्न उत्तर से ही संबंधित है जी। किसी के प्रश्न है तो रखिए यहाँ से। नमस्कार जी नमस्ते। मैं बोल रहा था कि अगर किसी के अस्थि मज्जा धातु, अस्थि में या मज्जा में परेशानी है तो रस धातु से स्टार्ट करेंगे और अस्थि मज्जा धातु का भी पाचक देंगे, या सिर्फ उसी को देने से वो क्रम से ठीक होता रहेगा? अस्थि धातु की वृद्धि में ही देंगे। अस्थि धातु की कोई समस्या में देंगे, जैसे अस्थिगत ज्वर आपने तो बताया नहीं, बस हड्डी से संबंधित आपने बताया समस्या है, पर क्या समस्या है, क्षय में, वृद्धि में, पर आपको तो क्लियर है, कंसेप्ट तो क्लियर है कि अस्थि धातु की अग्नि मंद में देंगे और इसे हड्डी के बुखार में भी दे सकते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? क्या केवल अस्थि मज्जा पाचक देने से हड्डी का बुखार चला जाएगा क्या? आपका ये प्रश्न है जी। नहीं, तो ये तो बार बार रिपीट किया है मैंने कि देखिए, केवल जो धातु में आपको लगेगा, ये सब का लक्षण मैं बताऊंगा कि हड्डी के बुखार का क्या लक्षण है, मांस के बुखार, मांस धातुगत ज्वर के क्या लक्षण है, सभी का लक्षण है, तो ज्वर अध्याय में बताएंगे। तो केवल अस्थि धातु में ज्वर, हड्डी का बुखार है, तो क्या अस्थि मज्जा पाचक देने से ठीक हो जाएगा क्या? तो देखिए, आराम तो बहुत आएगा, मैंने दिया भी है, केवल अस्थि मज्जा पाचक ही दिया है, तो इससे भी ठीक हुए हैं। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहे हैं तो क्रम से चलाइए जी। हाँ, अगर नहीं ठीक हो रहे हैं, मैंने ऐसा दिया है क्योंकि हमारे पास जब रोगी आते हैं तो हम देखते हैं कि ये कैसा है, मतलब क्या है कि देखते भी हैं बल कैसा है, रोग और रोगी का बल कैसा है। तो देखते हैं कि रोग का बल मतलब क्या है, कमज़ोर है, रोगी ही बलवान है, रोग कमज़ोर है, यानी कि छोटी मोटी दवाई करेंगे, थोड़ी दवाई करेंगे, ठीक हो जाएगा। सुख साध्य हम जान करके केवल अस्थि मज्जा पाचक दीजिए तो सच में ठीक हो जाता है ना, 15 दिनों में, 20 दिनों में अगर ठीक होना हो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हमने चलाया है, 2 बार दिया है तो अस्थिगत ज्वर ठीक हुआ है। और अगर क्या है कि जिनको बहुत लंबे समय से है, जिसको बहुत लंबे समय से, ऐसे भी पेशेंट आ जाते हैं उनको बहुत लंबे समय से, 2 साल से है, 3 साल से है। एक छोटा सा बच्चा जिसको क्या है कि मान के चलिए 8 से 10 साल का है ना, तो छोटे बच्चे में भी हड्डी का बुखार हो जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी हड्डी का बुखार हो सकता है, अस्थिगत ज्वर हो सकता है, लेकिन बहुत कम है चांस, क्योंकि छोटे बच्चे में नहीं देखने को मिलता है, ज़्यादा नौजवान को ही मिलेंगे, वयस्क में ही मिलेंगे अस्थिगत ज्वर। फिर भी छोटा बच्चे को भी हो जाता है, ठीक है। तो अस्थिगत ज्वर होने से फिर उनका विकास भी नहीं हो पाता है, रुक जाता है। तो खास करके अगर बच्चे में हो जाता है तो लंबे समय तक चलाना पड़ता है, केवल अस्थि मज्जा पाचक से नहीं काम चलेगा। फिर यहाँ से आपको रस से पहले जठर अग्नि को तेज करना है, इसके लिए कुमारी आसव देना है। फिर आपको रस धातु को अच्छा करना है या रस पाचक दे करके। इस प्रकार से 10-10 दिन या 5-5 दिन, ये तो कभी भी जो है आयुर्वेद के ग्रंथों में कहीं भी कोई मात्रा नहीं बताया गया है, कितने दिन देना है ये नहीं बताया गया है, ये वैद्य के बुद्धि ही निर्णय कर सकता है, ठीक। कभी भी मात्रा नहीं बताया गया है, कभी भी जो है कब खाना है इसे, ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ये सब बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, कितना आपका अध्ययन है, कितना आपकी जो है प्रैक्टिस है, उसी के आधार पे आप तय कर लेंगे, है ना। तो अस्थि मज्जा पाचक दे सकते हैं, सीधा दे सकते हैं। जब क्या है कि कोई मतलब क्या है कि महीना 2 महीना से परेशान है, ऐसा ही मतलब कि हमें अनुभव है कि कोई नया अगर आ करके कहता है 2-3 महीना पहले, मतलब 2-3 महीना का है, 2-3 महीने से परेशान है, इसको लग रहा है कि और हमें लग रहा है कि अस्थिगत ज्वर है, तो केवल अस्थि मज्जा पाचक दे सकते हैं, या इससे पहले थोड़ा सा कुमारी आसव देकर के अस्थि मज्जा पाचक, या दोनों साथ साथ में देंगे। सभी पाचक देने की जरूरत नहीं, लेकिन 3 सालों से, 4 सालों से, 10 सालों से भी हो सकता है किसी किसी को,
ऐसा। ठीक है जी, तो दूसरा प्रश्न रख सकते हैं आप। अच्छा, एक और प्रश्न था, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को मतलब किसी को गांठें हो गई है बच्चेदानी में, तो उस क्रम में हम लोग जैसे कि आपने बताया ये मल है रस धातु का। क्या मल है? हाँ, मतलब स्तन और आर्तव। स्तन्य तो दूध, स्तन्य और आर्तव। तो हम लोग सिर्फ रस धातु के हिसाब से इसको ट्रीटमेंट करेंगे कि मांस धातु और मज्जा धातु भी इस्तेमाल करेंगे? नहीं, वहाँ पे क्या है, रस रक्त तक आकर के छोड़ देना है ना। आगे जो है अस्थि मज्जा क्यों देंगे, नहीं देंगे। लेकिन हाँ, यदि क्या है कि उसकी शरीर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो फिर तो कम करना ही होगा। क्योंकि अगर नहीं करेंगे, वजन कम नहीं होगा, तो फिर क्या है कि गुणधारी चिकित्सा नहीं कहलाएगा, कि आपका केवल लक्षण समन हुआ है, गुण बैलेंस नहीं हुआ है। ये बात भी ध्यान रखना है कि कोई भी बीमारी का इलाज तब तक करना है जब तक गुण बैलेंस ना हो जाए। जो 20 गुरु आदि गुण जो मैंने बताया, वो गुण बैलेंस करना है, ना कि केवल लक्षण। आजकल क्या होता है, सभी के पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं, हमारे पास भी जब आते हैं, कहते भाई जी हमारा ठीक हो गया, तो क्या करें। तो कई तो वैसे पूछ भी लेते हैं, लेकिन कई पूछते भी नहीं है, बंद कर देते हैं, हमारा तो ठीक हो गया, अब क्या करेंगे। लेकिन फिर दोबारा भी हो जाता है, तो आते हैं कि हमें तो फिर से हो गया। तो बताना पड़ता है, कहना पड़ता है कि देखिए आपका केवल उस समय केवल लक्षण जो है भंग हुआ था, संप्राप्ति भंग हुआ था, तो लक्षण जो था वो घट गया या ठीक हो गया, आपको लग रहा था, लेकिन गुण तो नहीं बैलेंस हुए थे आपके शरीर के। तो तब तक इलाज करना है जी जब तक गुण ना बैलेंस हो जाए, है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पे जो है इस केस में आप जो बताए हैं स्तन्य और आर्तव के केस में, अगर वजन ज़्यादा है, तो अगर कफ का गुरु गुण बढ़ा हुआ है, तो तब तक इलाज देते रहना है जी। और इसके आगे भी देना है, मांस मेद पाचक तक देना है। और कुछ समय सर्वपाचक भी चला सकते हैं, ये चला करके, इस प्रकार से। क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है, मांस पाचक में जैसे मेद पाचक में समय कम लगता है, मेद से जो विकृति होती है गांठों की, और मांस से विकृति में समय थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है। हाँ, क्यों लगता है? क्योंकि पृथ्वी महाभूत है जी। मांस क्या है जी? पृथ्वी महाभूत है। जैसे कि हमने देखिए लिखा है सर्वपाचक में, देखिएगा तो इसमें हमने क्या लिखा है कि ये सप्त धातुगत विषम ज्वर में उपयोगी है, और सप्त धातु उपधातु मलों को ठीक करता है, धातु अग्नि तेज करता है जी। धातु अग्नि, सभी धातु अग्नि को तेज करता है, और मांस धातु की विकृति को ठीक करता है। यहाँ पे मेद हमने नहीं लिखा है, मांस का लिखा है, विशेष रूप से ये बताने के लिए कि ये सभी जो है मांस धातु के विशेष रूप से ठीक करेगा। क्योंकि मांस धातु सच में, क्योंकि पृथ्वी के गुरु गुण के कारण है ये, है ना, इसमें गुरुता है। मांस धातु में क्या है जी? पृथ्वी महाभूत है, आप महाभूत और पृथ्वी महाभूत है, तो इस कारण से मांसगत विकृतियाँ भी मतलब क्या है कि देर से जाएंगे, लेकिन देर से जाएंगे, और ये सुख साध्य भी होगा, मतलब ये साध्य भी होंगे, ठीक है, असाध्य नहीं होंगे। लेकिन अस्थि मज्जा ये जो धातुगत होंगे कोई भी समस्या, तो ये असाध्य हो जाएंगे, है ना। और ये जो है मांस धातु वाला जो है भले देर से ठीक हो, लेकिन ये साध्य ही रहेंगे, यानी कि ठीक होने वाला होंगे, है ना, लेकिन देर से होंगे, क्योंकि इसका जो कफ के गुरु गुण के कारण जो है, क्योंकि मांस में जो है पृथ्वी महाभूत है। ठीक है जी। गुरुजी, आपने कई बार ये हमारे को बोला कि गुण आधारित चिकित्सा करना चाहिए, वात पित्त कफ को नहीं देखना चाहिए, इसका थोड़ा तात्पर्य स्पष्ट करें कृपया। देखिए, आज जो है बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, बड़े बड़े लोग, मतलब आयुर्वेद को पढ़ने वाले, वात पित्त कफ में ही उलझे हुए हैं, केवल वात पित्त कफ में, वात पित्त कफ ही नहीं समझ में आ रहा है जी। इसी में उलझ के रह जाते हैं कि क्या प्रकृति है, लेकिन क्या प्रकृति है ना, वात की है, पित्त की है, कफ की है, तो केवल वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। लेकिन वात पित्त कफ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है महाभूतों को देखना है, महाभूत को देखना है ज़्यादा, है ना, कि क्या है महाभूत। गुण मतलब जो मैंने आपको 20 गुण बताया था, गुरु आदि 20 गुण, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु अस्थिरा गुना सा सूक्ष्म विसदा विंसति सा विपर्य, 10 गुण है, 10 गुण के ठीक 10 विपरीत हैं,
तो इस प्रकार से 20 गुण सभी को बताया गया है। तो गुरु है, मंद है, कुछ बात का है, कुछ पित्त का है, कुछ कफ का है। तो यही गुण जो पहले दूसरे तीसरे महीने मैंने जो बताया विस्तार से, यही गुण को बैलेंस करना है। और ये गुण क्या है जी? तो ये गुण जैसे गुरु गुण है, तो गुरु गुण क्या है? पृथ्वी महाभूत है जी। संयुक्त गुण क्या है? पृथ्वी महाभूत है। टोटल तो वैसे महाभूत ही है। और आपको धातु के बाद हम महाभूत या रस पढ़ाएंगे, या साथ साथ में दोनों पढ़ाएंगे। तो महाभूतों के गुण बताएंगे। जैसे पृथ्वी महाभूत है, तो पृथ्वी महाभूत का गुण क्या होनी चाहिए? तो ये पृथ्वी महाभूत का गुण है गुरु गुण, है ना। आप महाभूत यानी जल महाभूत का गुण क्या है? तो ये संयुक्त गुण है। संयुक्त गुण, शीत गुण, है ना, चल गुण, सर गुण, इस प्रकार से। तो सभी महाभूतों के गुण हैं। तो आखिर तो हमारा क्या है? गुण कह लीजिए, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आखिर तो महाभूतों को ही बैलेंस करना है, महाभूतों को ही समझना है ना। इस प्रकार से महाभूतों को ही समझ करके विचार करके ही करना है। हमें बात पित्त कफ में नहीं उलझना है ना। हमें पता है या मैं समझता हूँ ऐसा कि ज़्यादातर लोग आयुर्वेद में आने के लिए एक सबसे पहले बात पित्त कफ पढ़ते हैं, उसी में उलझे रहते हैं, क्योंकि उसको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। बात पित्त कफ को ही पढ़ते रह जाते हैं, बात पित्त कफ में ही उलझे रह जाते हैं कि क्या प्रकृति है हमारी, क्या करें। तो प्रकृति के बारे में भी मैंने आपको बताया है स्पष्ट, है ना। आज किसी के हमारे पास कॉल आया वैसे ही, तो केवल हमने डेट ऑफ बर्थ पूछा कि बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो कहा जनवरी। मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ से निकाला उसके जन्म प्रकृति, कहा कि बात प्रकृति, कहा हाँ मात्र 40 kg वजन है। 30 साल के कोई है ना बहन थी, उसको जो है 40 kg वजन है। तो डेट ऑफ बर्थ से निकल जाएगा केवल कि जन्म प्रकृति क्या है ना। तो इसलिए प्रकृति में उलझना नहीं है, बात पित्त कफ में उलझना नहीं है, महाभूतों में उलझना है जी। महाभूत क्या है? महाभूतों को समझना है, उसी को बैलेंस करना है कि कौन से महाभूत बढ़ गया है, घट गया है, समझ में आता है तो इसकी चिकित्सा प्रारंभ करना है। तो आप सभी को जो है बढ़े हुए यानी कि पृथ्वी महाभूत जब बढ़ जाता है, आप महाभूत बढ़ जाता है, तो ये सब देना है जी, सभी पाचक देना है। ठीक है, ये बढ़े हुए की चिकित्सा है, ना कि क्षय की चिकित्सा है। तो क्या है कि समझ के करना है, कंसेप्ट तो क्लियर है। ठीक है जी। और एक गुरुजी, जैसे आपने अभी बताया ना जन्म का, तो जन्म में कई और भी जो अपने विद्यार्थी आपके, उन्होंने भी कई बार 2 बार 3 बार आपको पूछा, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा हमारे कई बार। ये जन्म प्रकृति एक्चुअली में निकाली कैसे जाती है? अच्छा, ठीक है। निकाली कैसे जाती है, आपका ये प्रश्न है। हाँ, वो साथ जोड़ना, साथ घटाना, ये क्यों करना पड़ता है, क्यों घटाना पड़ता है, ये पल्ले नहीं पड़ता कई बार। चलिए ठीक है, इसके लिए आप सभी को PDF नहीं मिला है जी, इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सही बात है कि नहीं है? आप सभी को टॉपिक नहीं मिला है, और आप सभी ने ग्रुप में मैसेज भी किया था कि बना के भेजिए, तो लेकिन बना के भेजा नहीं है, इसलिए आप देखे नहीं है दोबारा। मतलब क्या, जब आपके सामने केवल आप सुन रहे हैं, लेकिन टॉपिक आप देखेंगे भी, और सबसे बड़ा आपने प्रैक्टिस भी नहीं किया इसके ऊपर। प्रैक्टिस में आ जाइए, मैंने आपको कहा था। चलिए कोई बात नहीं, इसके ऊपर जब तक टॉपिक नहीं बनाते हैं, है ना, टॉपिक नहीं बनाते हैं, स्क्रीन पे शेयर नहीं होगा जब तक, तब तक आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। जिसको समझ में तो आ गया होगा कुछ को, है ना, लेकिन क्या है कि नहीं आया है समझ में, तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर टॉपिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो फिर अभी कहेंगे, फिर उस समय कहेंगे, तो गड़बड़ है। तो अभी हम आज का टॉपिक मतलब क्या है कि कवर करते हैं जी। ठीक है, तो और भी कोई प्रश्न रख सकते हैं, नहीं तो हम आप। और गुरुजी एक जानकारी और चाह रहा था, आपने विरुद्ध आहार पढ़ा था, उस दिन मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, बाहर था मैं, तो उसमें विरुद्ध आहार की कोई सूची वगैरह बताई थी क्या आपने? नहीं, कोई सूची नहीं बताया है, क्योंकि अभी विरुद्ध आहार का टॉपिक अभी पढ़ाया नहीं है, बस ऊपर है, टॉपिक बना के नहीं पढ़ाया मैंने, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं टॉपिक बना के, है ना। और जो चीज़ें नहीं टॉपिक में बनाए हैं, मतलब ये समझिएगा कि अभी ये आना बाकी है ना। अभी उसके बारे में मैंने संपूर्ण नहीं किया, अभी पूरा नहीं किया है। जैसे अभी मैंने आपको धातु क्षय का कोई टॉपिक नहीं भेजा है ना। मतलब क्या है, अभी टॉपिक बचा हुआ है, इसके बारे में बचा हुआ है, कहेंगे। ठीक है जी, ठीक है। और कोई प्रश्न है? नहीं तो एक अभी टॉपिक ले लेते हैं। मेरा गुरुजी नमस्कार। नमस्ते। गुरुजी, ये जो
जो प्रकृति के बारे में जो डेट ऑफ बर्थ से जो निकालने वाला उसका वो पीडीएफ बन के आने वाला है या इसका अलग से क्लास होगा? हाँ, टॉपिक आएगा, फिर आपको भेजा जाएगा, इसके ऊपर और एक दिन क्लास करेंगे। ठीक है जी, ये सब होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ओके, थैंक यू। आपका भी मैसेज आया हुआ था इसलिए। मृत्युंजय जी, क्या प्रश्न है आपका? तो अब हम पढ़ेंगे धातु पाचक जो हमने पढ़ा है, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेद पाचक और अस्थि मज्जा पाचक जो पढ़ा है हमने, तो उसी पाचक के साथ साथ में हम एक औषधि प्रयोग करने वाले हैं जिसे हम सतजीत नाम से जो है जानते हैं। हालांकि कोई भी औषधियाँ जो है शास्त्रों से बाहर नहीं है। तो जो सतजीत है, तो सबसे पहले जानेंगे इसका नाम सतजीत क्यों है ना। मतलब क्या है कि आचार्यों ने, है ना, या फिर वैद्यों ने इसे सतजीत क्यों नाम कहा है। हालांकि ये हमारा नाम नहीं सुझाया हुआ है ना, आयुर्वेद के जो वैद्य हैं उन्होंने ही रखा है सतजीत। तो इसका मतलब दो आप निकाल सकते हैं जी, कि सत मतलब 100, जीत 100 रोगों को जीतने वाला, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अर्थ निकलता है जी, दूसरा अर्थ निकलता है कि जो कुटकी होती है, कुटकी का गुणधर्म मैंने आपको बताया है। कुटकी, पटोल, सरीवा, मुस्ता, पाठा, कुटकी, रक्त पाचक में कुटकी पढ़ाया है मैंने आपको। कुटकी का स्वरूप भी बताया था, किस प्रकार की औषधियाँ हैं। तो जो कुटकी है, कुटकी को कहते हैं सतपरवा। कुटकी को कहते हैं सतपरवा। और जो शिलाजीत होता है, इसको कहते हैं, शिलाजीत तो सभी जानते ही हैं, है ना। तो इसलिए दोनों के नाम से मिला के दिया गया है जी यहाँ पे सतजीत। ये दो प्रमुख औषधियाँ इसकी है, सतजीत, इसलिए इसका नाम सतजीत है। और दूसरा 100 रोगों को जीतता भी है, यानी कि 100 रोगों के ऊपर ये हमला भी कर देता है, ठीक भी करता है 100 रोगों के। तो इसलिए इसका नाम सतजीत है। ठीक है जी, नाम सार्थक है। ठीक है, तो क्या है कि नाम से नहीं, अपने को काम से मतलब है, लेकिन फिर भी उस औषधि का महत्व बढ़े, हमें लगता है कि उस ये औषधि का महत्व बढ़े, लोग प्रयोग करें, इस नाम से जाने। तो इसलिए सतजीत, सत मतलब होता है सतपरवा भी समझ सकते हैं, और इसमें मुख्य रूप से शिलाजीत जैसे जो है रसायन इसमें रहता है। ठीक है, तो इसलिए अब हम इसके जो है क्या है गुणधर्म देखते हैं, उपयुक्तता देखते हैं। हालांकि गुणधर्म हमें पहले कहना चाहिए, निर्माण विधि में मैं बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, लेकिन इससे पहले जो है इसके घटक द्रव्य देख लेते हैं सिंपल, फिर मैं कल विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में। तो घटक द्रव्य क्या है, तो चित्रक मूल है जी, चित्रक मूल। चित्रक का गुणधर्म क्या है जी, तो ये भी तेज महाभूत प्रधान है, वायु महाभूत प्रधान है, तेज विशेष रूप से चित्रक। और दूसरी है कुटकी। कुटकी, कुटकी जो है रक्तपाचक की भी औषधियाँ हैं, तो ये कुटकी है, और कुटकी प्रधान है। ये सबसे ज़्यादा कुछ अगर इसमें है तो कुटकी है जी, कुटकी। और तीसरी जो औषधियाँ हैं नीम है। ठीक है, तो नीम भी इसमें बहुत आयत मात्रा में प्रधान, इसमें नीम औषधियाँ प्रधान है। हालांकि चित्रक मूल इतना प्रधान नहीं है, ज़्यादा कुटकी ही है, और इसमें क्या है जी, शिलाजीत भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि इसका कुछ घटक द्रव्य है जो सब क्या है जी, तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान है। तब जो है इस औषधि की जो उपयुक्तता है ये बनता है जी। कोई भी साथी 2-3 उपयुक्तता पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ। यकृत उत्तेजक व पित्त विरेचक, सप्त धातु बल्ली में उपयोगी, विशेष सार कीट विभाजन, अग्नि वायु आकाश महाभूत प्रधान, यह छाधर्मी औषधि है। संतपर्जन्य व्याधि में उपयोगी, तिक्त रस प्रधान औषधि, दीपन और आमपाचक, रक्त धातु को शुद्ध करता है, सप्त धातु का सार कीट विभाजन, दोष धातु उपधातु मल को ठीक करता है। देखिए इसका उपयुक्तता ये है ना। कुटकी देखिए इस प्रकार से होता है, जिसे हम सतपरवा कहते हैं। ठीक है, और शिलाजीत से तो परिचित ही होंगे। तो इसमें इसका प्रयोग क्यों किया जाता है जी, और भी बहुत सारी बीमारियों में प्रयोग होंगे, लेकिन जब यहाँ पे एक शब्द आ जाता है जी कि सप्त धातु का सार कीट विभाजन, सप्त धातु का क्या जी, सार कीट विभाजन जैसे शब्द आ जाते हैं, इसका मतलब है कि सप्त धातु को ठीक करके अनेकों अनेक रोग ठीक करेगा। सार कीट विभाजन, चलिए इसे हम समझते हैं सार कीट विभाजन को विशेष रूप से। तो पहला क्या है जी, यकृत उत्तेजक।
तो कुटकी जैसे जो तत्व होते हैं, ये कुटकी जो है लीवर के लिए बहुत ही अच्छा उत्तेजक, यानी कि लीवर की जो फंक्शन जो है मंद हो गई है, फंक्शन जो काम करने की जो क्षमता है कम हो गई है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं जी, कहते हैं ना, कई बार का फैटी लीवर हो गया तो क्या है जी, फैटी कोई हो जाएगा तो क्या कार्य करेगा। देखिए कोई भी व्यक्ति स्थूल है तो काम करता है, नहीं करता है, बैठे रहता है, सुन केवल देखता है ना, कौन क्या कर रहा है, ये करता नहीं है। तो इसी प्रकार से फैटी लीवर हो जाता है, तब वो करता कुछ नहीं है, केवल देखता है कि क्या चल रहा है अपने शरीर में, है ना, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। तो उस कंडीशन में दीजिए आप उसे यकृत उत्तेजक, तब जब आप इसे सत्यजीत को देंगे तो यकृत को उत्तेजित करेगा, है ना, यकृत को काम पे लगाएगा कि आ जाओ अब जो है, क्योंकि ये तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान है। तो जब क्या है आप महाभूत प्रधान लेंगे तो यकृत मंद हो जाएगी, और यदि क्या है तेज महाभूत प्रधान लेंगे तो यकृत तेज हो जाएगी, उत्तेजक, है ना, उत्तेजित हो जाएगी। और ये पित्त विरेचक है, क्योंकि इसमें नीम जो है पित्त विरेचक होता है, नीम है कुटकी है, तो पित्त का शमन करता है, पित्त का विरेचन करता है। तो इसलिए क्या है कि लीवर के गर्मी, आपने सुना होगा, जो नहीं भी कुछ जानता है फिर भी कहेगा भाई जी हमारा ना लगता है कि लीवर में गर्मी बढ़ गया है ना, पेट की गर्मी, ये शब्द जरूर सुना होगा। तो ये उसमें प्रयोग है जी सत्यजीत का, ठीक है। यकृत उत्तेजक है और पित्त विरेचक है, यानी कि गर्मी निकालता है, पेट की गर्मी, लीवर की गर्मी निकालता है ये, है ना। हालांकि आप कहेंगे कि ये तो तेज वायु महाभूताकाश है, इसमें तो तेज महाभूत है, लेकिन ये पित्त विरेचक है, निकालता है इसे, है ना, हीट दे करके निकालता है इसे, ठीक है। और सप्तधातु बल है, कहेंगे कि आप ये बल्य कैसे है, तो बल दो प्रकार से मिलता है जी। एक तो मधुर रस के सेवन से, मधुर रस का सेवन करेंगे, मीठे चीज का सेवन करेंगे, पृथ्व्याप महाभूत का सेवन करेंगे तो बल मिलेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि जब क्या है कि वो पृथ्वी आप महाभूत विकृत हो जाता है, आवश्यकता से अधिक बढ़ के विकृत हो जाता है, तो जब हम कम कर देते हैं उसे, विकृति को ठीक कर देते हैं, तो उसे बल मिल जाता है जी अपने आप, उसमें हमें देना नहीं पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या है जी कि जब रस से लेकर के अस्थि मज्जा शुक्र धातु पर्यंत में अगर वृद्धि हो जाती है, ये वृद्धि की ही चिकित्सा करेगा जी, क्षय की चिकित्सा नहीं करेगा, है ना। क्षय में नहीं देना है, कोई भी धातु के क्षय में नहीं देना है, सभी धातु की वृद्धि में ही देना है, ठीक है। और वृद्धि में जैसे रस धातु के साथ देना है, रस पाचक के साथ में देना है, रक्त पाचक के साथ में देना है, अस्थि मज्जा कोई भी पाचक के साथ में ही देना है, साथ साथ ही देना है। जैसे आपने रस पाचक दे रहे हैं किसी को, है ना, या फिर किसी को देखिए मांस पाचक दे रहे हैं या मेद पाचक ट्यूमर के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके साथ में जैसे ट्यूमर के लिए दे रहे हैं, खाने के 20 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद जैसे आप प्रयोग कर रहे हैं, किसका जी, तो मेद पाचक का, देखिए, है ना, किसमें, ट्यूमर में, मोटापा में, मेद पाचक के साथ में, तो बयान काल में गर्म पानी साथ से, तो उसी के साथ में दे देना है ना। जो मात्रा है इसकी 250 mg 150 mg, हालांकि इसकी मात्रा जो है कम है, जो सत्यजीत है इसकी मात्रा कम है, 250 mg नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़े रहेंगी, भस्म चीज़ें रहेगी, कल मैं इसका गुणधर्म बताऊंगा, तो इसलिए इसकी मात्रा कम होगी, है ना, 100 से 150 mg मात्रा रहेगी। तो उसी पाचक के साथ में, मेद पाचक के साथ में ही इसकी एक जो है खुराक देनी है, साथ साथ में, ठीक है, उसी समय सुबह शाम बयान काल में। तो क्या है, उस धातु के ऊपर विशेष रूप से यह काम करेगा सत्यजीत। तो सत्यजीत क्या है जी, सप्त धातु का सार्किट विभाजन करने वाला, लेकिन किस धातु का करना है, आपको लगता है कि हमें मेद का करना है तो मेद पाचक के साथ में देना है। अगर आपको लगता है ना, तो ये जो औषधियां हैं सत्यजीत जो है, ये जो है मेद धातु के ऊपर काम करेगा, जा करके वहां पे जाके काम करेगा। यदि आपको रक्त पाचक के साथ में देना है, रक्त पाचक के साथ में क्यों देना चाहेंगे आप, आपको लगेगा कि नहीं रक्त धातु अशुद्ध है, रक्त धातु की वृद्धि है, ठीक है, आपको लगता है कि यकृत में वृद्धि है, फैटी लीवर है, या रक्त धातु से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे विषम ज्वर है, सफेद दाग है, चरम रोग है, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल है जी, अगर क्या है कि आपको लगता है रक्त धातु, तो इस सत्यजीत को सीधा रक्त पाचक के साथ में देना है जी, साथ साथ में देना है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये जो सत्यजीत का जो पावर है वो अन्य धातु का भी सर्किट विभाजन करेगा, लेकिन फोकस होकर के कहाँ करेगा, रक्त धातु के ऊपर ध्यान रहेगा कि रक्त पाचक दिया, अच्छा ठीक है, तो रक्त धातु के हम करेंगे। ये सत्यजीत
सत्यजीत कहाँ काम करेगा जी? सर्किट विभाजन रक्त धातु के ऊपर काम करेगा, रस पे नहीं करेगा, रक्त मांस पे नहीं करेगा, मेद पे नहीं करेगा, अस्थि मज्जा पे नहीं जाके काम करेगा, ये रक्त पे करेगा, क्योंकि अपने रक्त पाचक के साथ में लिया। तो कई बार ऐसा कंडीशन होता है कि केवल कोलेस्ट्रॉल घटाना है तो रक्त पाचक के साथ में सत्यजीत देना है, ठीक है। या आपको ट्यूमर, सिस्ट ऐसी कोई समस्या है तो आपको मांस मेद पाचक के साथ में देना है, लेकिन क्या है कि साथ में ही देना है, कोई अलग से इसे देने की जरूरत नहीं होता है कि आधा 1 घंटा पौन घंटा जो गैप होता है अन्य दवाइयों में, इसमें नहीं रहेगा, साथ साथ में चलेगा, ताकि उस पाचक का जो है उस पाचक का पावर तो बढ़ाएगा ही, साथ में क्या है कि जिस पाचक के साथ में आप लेंगे इसे, है ना, उस धातु का विशेष रूप से सर्किट विभाजन कर देगा। तो सर्किट विभाजन क्या है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बताता हूँ। क्या होता है, जैसे आपने आहार लिया, जैसे आपने आहार लिया तो इसका 2 पार्ट होना है, सार भाग किट भाग। सार भाग यानी कि आपका रस बन गया, आहार रस बन गया, किट भाग यानी कि आपका स्टूल बन गया, स्टूल तो बाहर जाएगा, लेकिन सार रस जो है तो सबसे पहले यहीं से काम करेगा, जठर से ही काम करेगा ये, है ना, कि आपका जो आहार है तो आहार का सर्किट विभाजन करेगा ये, है ना, आहार का ही सर्किट विभाजन कर देगा, यानी कि आहार को ही निचोड़ देगा ये, और अच्छा माने अच्छा रस बनाएगा और ज्यादा रस बनाएगा, ज्यादा रस बनाएगा, यहीं से काम करेगा। तो ये इसलिए क्या है, विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है ये सर्किट विभाजन के लिए, ठीक है। यानी कि अब जो आपका जो आहार है, भोजन है, तो भोजन में से क्या सभी रस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये है, तो नहीं निकल रहा है तो सर्किट विभाजन करने के लिए सत्यजीत देना है। लेकिन संशय में नहीं रहना है कि क्षय में दे दिया, जिनकी क्षय है रस धातु की जी, तो सोचेंगे हमारा रस धातु कम है इसलिए रक्त धातु कम है, तो क्यों ना दे दें, सारा भोजन में से निचोड़ आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा इसलिए नहीं करना है। 2 कंसेप्ट यहाँ पे आप समझिएगा कि हो सकता है कि उसकी आहार ही कम है ना, वो मधुर रस नहीं लेता होगा, है ना, अम्ल लवण रस नहीं लेता होगा, है ना, तो इस प्रकार से आप समझिएगा कि आहार ज़्यादा है ही नहीं, आहार रस आ ही नहीं रहा है, तो उसका क्या करेगा, सर्किट विभाजन। तो पहले तो ये कंफर्म करना है कि क्या मैं ले रहा हूँ, क्या आहार रस मतलब आहार है उसमें क्या रस रक्त आदि धातु वर्धक मैं ले रहा हूँ क्या? अगर ले रहे हैं नहीं हो रहा है तब जो है सर्किट विभाजन करने के लिए सत्यजीत को देना है। तो क्षयात्मक संप्राप्ति में नहीं देना है। क्षयात्मक में क्या है, लोग जो है ले ही नहीं रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं या फिर रस रक्त आदि धातु वर्धक ले ही नहीं, मैंने ऐसी चीज़ें कुछ नहीं ले रहे हैं और सोचेंगे कि हम इसे ले लेंगे ताकि हमारे रोटी में से जो रूखी सूखी जो रोटी है उसमें से निकाल। रूखी सूखी रोटी में क्या है, नहीं है ना कुछ इसमें रस वर्धक रक्त वर्धक, तो उस कंडीशन में नहीं देना है सत्यजीत, यानी कि क्षयात्मक संप्राप्ति में नहीं देना है। इसलिए लिखा है मैंने अवतर्पण जन्य व्याधि में उपयोगी, संतर्पण जन्य व्याधि में उपयोगी। अवतर्पण में नहीं रहेगा, ये तो अवतर्पण करेगा, घटाएगा मोटापा। तो ये जो है सर्किट विभाजन करने में सबसे पावरफुल मेडिसिन है जी सत्यजीत, ठीक है, सबसे पावरफुल मेडिसिन सत्यजीत को मानते हैं। इसका कल मैं गुणधर्म बताऊंगा, निर्माण विधि बताऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि आपके आहार में से यदि आपका आहार पूर्ण है, षड रस है और आपको लगता है कि आहार में से रस नहीं बन रहा है ना, माने कि आहार में से पूरा रस निचोड़ा नहीं जा रहा है। जैसे आप कोल्हू पे जाते हैं अपना सरसों या मूंगफली ले करके तो तेल निकलवाते हैं, तो पहली बार डालता है जी, है ना, फिर दूसरी बार भी डालता है, फिर तीसरी बार डालता है, तब उसमें से पूरा निकल पाता है। क्या एक बार में निकलता है? नहीं निकलता है। तो एक बार में नहीं निकलता है तभी तो हम दूसरी बार डालते हैं, तभी तो इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि यदि आपका सरसों आपका मूंगफली में घून लगा रहेगा या सूखा रहेगा तो क्या करेंगे, बार बार डाल के क्या करेंगे आप? 10 बार डालिए, कुछ नहीं निकलेगा, 2 बार में ही निकल जाएगा जो 3 बार में निकला है। लेकिन क्या है कि आप कहेंगे नहीं निकला है, अच्छा नहीं निकला है, जब डालो, तीसरी बार डालेंगे, चौथी बार डालेंगे, 10 बार डालेंगे, नहीं निकलेगा। तो पहले तो लेना पड़ेगा, धातु वर्धक चीजें लेना पड़ेगा,
और इसके बाद सर्किट विभाजन करने के लिए इसे देना पड़ेगा। तो क्या है कि जो भी आपका भोजन होगा उसका सर्किट विभाजन करेगा, यानी कि पूरा के पूरा उस भोजन में से पूरा निचोड़ेगा, ये सर्किट विभाजन करेगा। इसी कहते हैं सर्किट विभाजन करना, सत्यजीत इसका नाम है। ठीक है, तो सर्किट विभाजन करेगा। और आकाश महाभूत अग्नि महाभूत प्रधान है ये, क्योंकि इसमें चित्रक है जी। चित्रक क्या है जी? साक्षात अग्नि है ना, ऐसा समझ लीजिए। तो कल चित्रक के बारे में बताएंगे। हालांकि तिक्तरस प्रधान औषधियाँ हैं और सभी धातुओं का जो है सर्किट विभाजन करता है। अब कैसे करता है, कैसे कार्रवाई करता है, अब देखेंगे इसके निर्माण के बाद कि ये बनता कैसे है। ठीक है जी। तो जो है टॉपिक से रिलेटेड, सत्यजीत से भी रिलेटेड आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। 100 रोगों की एक विशेष परीक्षित औषधि। ठीक है जी, ये भी सही है। बाकी सत्यजीत मैंने बता दिया है, नाम सार्थक आपको लगा होगा हमें लगता है ना। तो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो पूछिए ज़रूर। ठीक है, तो आज अपना पाचक वाला टॉपिक जो है कवर हुआ है जी। ठीक है, आगे से हम शुक्र धातु पढ़ेंगे, है ना। शुक्र धातु के 6 वृद्धि पढ़ेंगे। ये और एक टॉपिक जो बचा हुआ है 6 रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, से सभी धातु का जो 6 वाला है, ये हम इसका विशेष टॉपिक है ना बना करके क्लास होगा जी। हाँ, इतना समझ में आया कि ये धातु के वर्धन में, यानी सॉरी धातु के भोजन क्षय में देना है, क्षय में नहीं देना है। नहीं देना है जी, बिल्कुल। धातु के क्षय में नहीं देना है, वृद्धि में देना है। और विशेष रूप से भोजन के पाचन में, है ना, उस भोजन में से रस निचोड़ने में देना है जी इसे। सर्किट विभाजन करने में देना है जी। ठीक है, यानी कि भोजन के 1 घंटे बाद। हाँ बिल्कुल, है ना। अगर भोजन इसे जो है कब ले सकते हैं, है ना, तो इसे जो है आप खाली पेट भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। बताएंगे किस विधि से कब लेना है ना। ये तो अपना रोग देख लेना ना कि व्यान काल का है कि समान काल का है या फिर आपका अपान काल का है, अपान क्षेत्र का है। तो अपान क्षेत्र में अगर रहेगा तो सुबह भी चलेगा जी, बिल्कुल सुबह भी देते हैं। और यदि क्या है कि संपूर्ण शरीर में व्यान वायु, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ये ऐसा तो नहीं है कि केवल नाभि के नीचे, तो फिर खाने के बाद ही देना है। लेकिन मान लीजिए कि किसी को नीचे नाभि के नीचे के क्षेत्र में कोई भी समस्या ऐसा है, अपान क्षेत्र में, यूट्रस में है या प्रोस्टेट में है ना, या एनस में है, कुछ ऐसा नीचे घुटने में है, बिल्कुल घुटने में, तो सत्यजीत का प्रयोग किया जाएगा जी। ठीक है, जैसे गठिया आदि रोग में किया जाता है। इसका जो है कल निर्माण विधि, इसका सभी गुणधर्म और विशेष प्रयोग बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी भी बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।